नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो सबसे पहले तो इस पाठ का जो शीर्षक है उसे समझ लें। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके बचपन का नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी। देश की आज़ादी के लिए जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान आप सबको पता ही है। आज़ादी के लिए वो बहुत समय तक जेलों में रहे, क्योंकि उन्होंने आंदोलन किए, ब्रिटिश सरकार से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, तो इस वजह से उन्हें अपना बहुत सारा समय जेल में व्यतीत करना पड़ा था। अब हमारे माता पिता हमारे साथ रहते हैं, जीवन की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ वो हमें अपने साथ रहकर समझाते हैं, पर क्योंकि ये पिता अपनी पुत्री को छोड़ करके देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तो जीवन की बहुत सी बातें इन्होंने पत्रों के माध्यम से अपनी पुत्री इंदिरा को समझाई। ये पत्र एक पुस्तक के रूप में संकलित हैं और इन्हीं पत्रों में से एक पत्र आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें इन्होंने बहुत से पत्रों में इंदिरा गांधी को हमारे देश की प्राकृतिक स्थिति, हमारे देश की नदियाँ, हमारे देश का भूगोल, संस्कृति, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें इन्होंने आमने सामने बैठकर नहीं बल्कि पत्रों के माध्यम से अपनी पुत्री के जीवन में उतारा है। उन्हीं में से एक पत्र हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो कि नैनी जेल में 1930 ईस्वी में लिखा गया था। आइए शुरू करते हैं। प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। मैंने इरादा किया है कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और इसके छोटे बड़े देशों की कथाएं लिखा करूँगा। अब यहाँ पर वो इंदिरा जी को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि मैं तुम्हारे आमने सामने तो नहीं बैठ सकता, लेकिन तुम्हें इस देश की और बहुत से दूसरे देशों की बातें मैं पत्र के माध्यम से बताया करूँगा। पुराने ज़माने में शहरों और गांवों में किस तरह के लोग रहते थे, उनका कुछ हाल उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों और इमारतों से मालूम होता है। इमारतें मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हम देखते हैं, तो हमारा रहन सहन भी हमारे मकानों से पता चलता है, हमारे रहने के तौर तरीकों से पता चलता है। कुछ उन पत्थरों की तख्तियों की लिखावट से भी मालूम होता है जो वे छोड़ गए हैं। इसके अतिरिक्त बहुत पुरानी किताबें भी हैं जिनसे उस समय के बारे में ज्ञात होता है। आज मैं तुम्हें मिस्र देश के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारी हिंदू जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है, ऐसे ही मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ने तय किया था कि आज वो इस पत्र में इंदिरा को मिस्र शहर के बारे में बताएंगे। मिस्र में अभी भी बड़े बड़े मीनार और स्फिंक्स मौजूद हैं। लक्सर और दूसरी जगहों में भव्य मंदिरों के खंडहर नजर आते हैं। तुमने इन्हें देखा नहीं है, लेकिन जिस वक्त हम स्वेज नहर से गुजर रहे थे तो हमसे दूर न थे। शायद तुम्हारे पास इनकी तस्वीरों के पोस्टकार्ड मौजूद हों। स्फिंक्स औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। इसका डील डॉल बहुत बड़ा है। किसी को यह नहीं मालूम कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब मुरझाई हुई मुस्कुराहट है और किसी की समझ में नहीं आता कि वह इस तरह से क्यों मुस्कुरा रही है। अब यहाँ पर आपने सुना है ना, पीसा में बहुत बड़े बड़े मीनार हैं, गीज़ा के पिरामिड्स हैं और ये स्फिंक्स हैं। तो स्फिंक्स एक बहुत बड़ी एक इमारत है जो औरत के मुंह वाली है और उस औरत के मुंह पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। तो यहाँ पर जवाहर जी बता रहे हैं कि वो मुस्कुराहट बहुत अजीब है, बहुत मुरझाई हुई है। उस मुस्कुराहट का क्या मतलब है वो अभी तक किसी की समझ में नहीं आया। जितनी भी कलाकृतियां बनती हैं बच्चों, उन कलाकृतियों का अपना एक महत्व होता है और उन महत्व को बहुत से लेखक, बहुत से कलाविद जो होते हैं, कला को जानने वाले, वो किताबों में लिखते हैं या अखबारों में उसके बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं, पर इस स्फिंक्स के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं लिखा है। मिस्र में बनी मीनारें बहुत लंबी चौड़ी हैं। वास्तव में वे मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं जिन्हें फिरौन कहते थे। तुम्हें याद है कि तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की ममी देखी थी। ममी किसी आदमी या जानवर के मृत शरीर को कहते हैं, जिसमें कुछ ऐसे तेल और मसाले लगा दिए जाते हैं कि वह सड़ने ना पाए। बादशाहों को मरने के बाद ममी बना दिया जाता था। उन्हें बड़ी बड़ी मीनारों में रख दिया जाता था। उनके पास सोने और चांदी के गहने, सजावट की चीजें और खाने की वस्तुएं भी रख दी जाती थी। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो मीनारें हैं वहाँ पर पूरा बादशाह के रहने का इंतजाम किया जाता था, क्योंकि
ऐसा मानते थे कि बादशाह या बड़े बड़े राजा या वहाँ के लोग जो हैं वो मरने के बाद भी एक जीवन जीते हैं और उस जीवन में उन्हें हर तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसलिए उनके मरने के बाद उनसे जुड़ी हुई सारी वस्तुएं, जीवन के रहन सहन की वस्तुएं उन मीनारों में रख दी जाती थी। लोगों का विचार था कि शायद मरने के बाद भी उन्हें खाने की आवश्यकता रहेगी। 2-3 साल हुए, कुछ लोगों ने इनमें से एक मीनार के अंदर एक बादशाह की लाश पाई जिसका नाम तूतनखामिन था। उसके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीजें रखी हुई मिली हैं। लोग मानते थे कि इन पिरामिड्स में जब बादशाह का मृत शरीर रखा जाता है तो उसे इन सब चीज़ों की आवश्यकता रहती होगी, तो वो सारी उनके जीवन से जुड़ी हुई वस्तुएं वहां रख दी जाती थी। उस जमाने में भी मिस्र में खेतों को सींचने के लिए अच्छी अच्छी नहरें और झीलें बनाई जाती थी। मेरी डू नाम की एक झील खास तौर पर मशहूर थी। खास तौर मतलब विशेष रूप से, जैसे हमारे यहाँ हम डल झील का नाम जानते हैं ना कश्मीर की, वैसे ही वहाँ की मेरी डू नाम की एक झील थी जो विशेष मशहूर थी। इससे मालूम होता है कि पुराने ज़माने के मिस्र के रहने वाले लोग कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। इन नहरों, झीलों और बड़े बड़े मीनारों को अच्छे अच्छे इंजीनियरों ने बनाया होगा। केंडिया या क्रीट एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। हम उस टापू के पास से होकर निकले थे। उस छोटे से टापू में पुराने ज़माने में बहुत अच्छी सभ्यता पाई जाती थी। नोसोज में एक बहुत बड़ा महल था और उसके खंडहर अभी तक मौजूद हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने मिस्र में जो कुछ भी देखा था उसका वर्णन वो अपने इस पत्र में कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखा है। इस पत्र में वो मिस्र के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा महल देखा था नोसोज में, जिसके जीवाश्म यानी जिसके पुराने टुकड़े, खंडहर, जब कोई इमारत टूट जाती है तो उसकी पुरानी इमारत या उसके टूटे फूटे खंड को खंडहर कहा जाता है। इस महल में स्नानघर और पानी के नल भी थे। नादान लोग इसे नए जमाने की चीज समझते हैं। इसके अलावा वहाँ खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें और धातु तथा हाथी दांत के बारीक काम भी किए जाते थे। इस छोटे से टापू में लोग शांति से रहते थे। उन्होंने खूब तरक्की की थी। आज हम भी जब कहीं घूमने जाते हैं तो हम इस तरह की चीज़ों का कलेक्शन लेकर के आते हैं, इकट्ठे करते हैं कि वहाँ की कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है, कौन सी मशहूर है, कौन सी नक्काशी, कौन सी कलाकृति। लेकिन वो बता रहे हैं कि मिस्र के लोग उस जमाने में भी, जब वो सभ्यता इतनी पुरानी थी, ये सारे काम किया करते थे। खूबसूरत पत्थर पर नक्काशी किया करते थे, धातु और हाथी दांत के काम भी हुआ करते थे। आज भी हम जब कहीं घूमने जाते हैं तो हाथी दांत की बहुत सी चीज़ें इकट्ठी करके लेके आते हैं क्योंकि वो नायाब नमूने होते हैं, नायाब चीज़ें होती हैं। तुमने मिदास बादशाह का हाल पढ़ा होगा। वह जिस चीज़ को छू लेता था वह सोना हो जाती थी। वह खाना नहीं खा सकता था क्योंकि खाना सोना हो जाता था और सोना तो खाने की चीज़ है नहीं। उसकी लालच की उसे यह सजा दी गई थी। यह तो है एक मज़ेदार कहानी, लेकिन इससे हमें यह मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक चीज़ नहीं है जितना लोग सोचते हैं। क्रीट के सभी राजा मिदास कहलाते थे और यह कहानी उन्हीं में से किसी एक राजा की होगी। यहाँ पर एक कहानी के बारे में जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि एक राजा था जो बहुत लालची था और वो चाहता था कि उसके राज्य में सोना बहुतायत में हो जाए। उसके पास इतना पैसा हो कि वो संसार में अमीर कहलाए। तो उसने भगवान से एक वरदान मांग लिया कि वो जिस चीज़ को भी छू ले वह सोना बन जाए। तो ऐसा करते करते वो जिस चीज़ को भी हाथ लगाता था वो सोना बन जाती थी। यहाँ पर उन्होंने उस राजा को मिदास नाम दिया है और जवाहरलाल जी ये बताना चाह रहे हैं कि वहाँ के हर राजा को मिदास कहा जाता था। वो नाम नहीं था, शायद उपाधि थी और उन्हीं में से एक कोई मिदास राजा रहा होगा जिसमें ये लालच बहुतायत में था और उसने इस लालच के कारण यह सजा पाई कि उसके छुई हुई हर वस्तु सोना बन जाती थी। वो खा नहीं पाता था। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि उसने एक बार अपने बच्चे को हाथ लगाया तो उसका पुत्र भी सोने में बदल गया। तो ये पत्र था पिता का पुत्री के नाम। ऐसे बहुत से पत्र हैं साथियों जो हमें उनकी पुस्तक में मिलते हैं। ऐसे बहुत से पत्र हैं जिनमें उन्होंने इतिहास के बारे में बताया गया है। उन्होंने छोटी छोटी चट्टानें कैसे बनती हैं, प्रकृति परिवर्तन कैसे होता है, जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, ये सारी बातें इंदिरा जी को अपने पत्रों के माध्यम से समझाई गई है। इस बात से हमें यह पता लगता है कि हर माता पिता अपने बच्चों को कितना लाड करते हैं, कितना प्यार करते हैं और वे चाहते हैं कि उनके बच्चे हर वक्त उनकी आंखों के सामने रहे। परंतु उस समय परिस्थितियां विपरीत थी। हम
ब्रिटिश राज के अधीन थे और उस ब्रिटिश राज से हमें स्वतंत्र कराना इन क्रांतिकारियों का फर्ज था। इन्होंने अपने फर्ज को निभाने के लिए अपने परिवार का त्याग किया। इतना बड़ा त्याग शायद ही कोई कर पाता होगा कि अपनी पुत्री को वो पत्रों के माध्यम से संबोधित कर रहे थे, उसे पढ़ा रहे थे, उसे जीवन की गणित समझा रहे थे और नैतिक मूल्य जो एक पिता और एक माता बच्चों को अपने साथ रखकर सिखाते हैं, वो उन्हें पत्रों के माध्यम से सिखा रहे थे। हमारे ऐसे वीर सपूतों को, हमारे ऐसे महापुरुषों को हमारा शत शत नमन है।